जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं आज की जानदार शानदार सी क्लास की। और मजा आ जाएगा। कंटेंट वो देंगे जिससे सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ आपकी सफलता हमारी पहचान ही रही है। गुरुकुल उन्नति की शान। चलते हैं जानदार शानदार सी क्लास की और मजा आ जाएगा बढ़िया तरीके से। आज की क्लास में हम बढ़िया तरीके से चर्चा करने वाले हैं। जो मैंने बोला था, जो प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही है उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। और मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपको आपको बता दें, सफलता की एक सीढ़ी प्रत्येक सेट पेपर प्रत्येक सीढ़ी को चढ़ाने का काम करेगा। मैं बार बार कहता हूं प्रत्येक चीज़ों को पढ़ें। जो एक्स्ट्रा नॉलेज या जो चीज़ों में ऑप्शन से चीज़ों को बताता हूं उनको एक कॉपी पे लिखें और उनको बढ़िया बढ़िया बार बार पढ़ें। अगर नहीं लिख पा रहे तो रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट पर डे वीडियो देखेंगे तो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं रिपीट करता रहता हूँ चीज़ों को, जिससे आपको चीज़ें जो है ना वो भूले नहीं। मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि अगर जब तक क्रम से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। इस बात को भी विशेष रूप से आपको याद रखना है। चलते हैं आज के जानदार शानदार से सेशन की ओर, क्योंकि गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न बहुत गजब का रहने वाला है। पहला प्रश्न, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, एक सेकंड का टाइम देना मुझे, एक सेकंड का। कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं क्लास की ओर। थोड़ी थोड़ी कभी कभी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं, लेकिन समस्याओं को जूझकर और सफलता का मुकाम जब हासिल होता है ना, तो जो अंदर से खुशी होती है ना, अजब लेवल की, क्या गजब लेवल की खुशी देखने को मिलती है। चलिए मैं फाइल ले ले रहा हूँ, है ना, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं क्लास की ओर। आखिर क्या कहती हैं बेटा? और बताओ आजकल क्या बढ़िया चल रहा है सब कुछ? कोई कोई समस्या तो नहीं आ रही है पढ़ाई में? अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सॉर्ट आउट करूंगा। और ये भी कि कहीं किसी नॉलेज पे चाहिए, कहीं किसी कोर्स के बारे में नॉलेज चाहिए तो लिखना, मैं वीडियो बना दूंगा, कहीं कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलें क्लास की ओर। क्लास क्या कहती है? पहला प्रश्न, पहला कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है, तो ये हम तो जानते ही हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब किया गया था। कहना सर 1972 में किया गया। तो ये तो अलग बात है कि भाई भारत छोड़ो जो आंदोलन है 1972 में किया गया था। लेकिन मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं इसके अलावा कि बताओ युवा बंगाल आंदोलन कब हुआ था? युवा बंगाल आंदोलन, क्या युवा बंगाल आंदोलन, युवा युवा बंगाल बंगाल युवा बंगाल आंदोलन, क्या युवा बंगाल आंदोलन आंदोलन कब हुआ था? तो आप क्या जवाब देंगे? जल्दी से बताओ। युवा बंगाल आयोजन जो आंदोलन है वो कब हुआ था, ये बता दो। कहना सर सन 1826 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1826 में। इस बात को भी विशेष रूप से आपको याद करके रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न अगर मैं पूछूं कि बताओ ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना जल्दी बताओ बेटा। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? कहना सर ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 ईस्वी में हुई थी। इस बात को भी बड़े बेहतरीन ढंग से आपको याद करके रखना है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना किसकी बेटा? आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? कहना सर 1875 में। कब बेटा? 1875 में। अगर मैं ये पूछूं कि बताओ ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो क्या जवाब देंगे? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? कहना सर राजा राम मोहन राय एक व्यक्ति थे। क्या नाम था इनका? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। जबकि आर्य समाज की स्थापना दयाराम सरस्वती के द्वारा, किसका? दयानंद, क्या दया दयानंद दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना करी गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो बताओ भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? कहना सर 1972 में हुआ था। ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन मैं अगर आपसे पूछ दूं कि बताओ युवा बंगाल आंदोलन कब हुआ था? कहना सर 1826 में। अगर युवा युवा बंगाल आंदोलन के बाद एक 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 एक, एक आपको बता दें एक समाज की स्थापना होती है जिसको बोलते हैं क्या? ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 में किसके द्वारा? कहना सर राजा राम मोहन राय के द्वारा। एक पॉइंट और बताया मैंने, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? कहना सर 1875 में। किसके द्वारा करी गई थी? कहना सर दयानंद सरस्वती के द्वारा करी गई थी। आशा करते हैं बढ़िया तरीके से आगे हुई। 1947 में क्या हुआ था? कहना आज़ाद, क्या भारत को जो है वो आज़ादी मिली थी किससे? एक कंपनी थी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा बेटा? ब्रिटिश
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा एक बताओ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शब्द ये कहाँ से आया? क्योंकि बेटा ये जितनी भी कंपनियां थी वो ईस्ट की थी। कहाँ की थी बेटा? ईस्ट की थी। इसीलिए इस कंपनी को नाम, जो जितनी भी कंपनियां भारत में आई, चाहे ब्रिटिश, चाहे पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी हो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी हो, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, वो सारी जो कंपनियां हैं वो ईस्ट की तरफ से आई थी। इसलिए इसमें क्या लिखा हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ था। इस बात को भी याद रखेंगे। बताओ सर 1919 में क्या हुआ, जल्दी से बता दो। कहना सर एक बहुत बड़ी घटना है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। क्या जलियांवाला बाग की घटना हुई थी? कब हुई थी? सन 1919 में हुई थी। इस बात को भी याद रखेंगे। इस प्रश्न से इतनी सारी चीजें मैंने आपके साथ साझा करी, आशा करते हैं चीजें बढ़िया लग रही होंगी। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो कहना सर अमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं आपसे कहूँ थर्मामीटर, तो क्या काम करता है? कहना सर ताप को मापता। क्या? ताप को मापने वाले यंत्र को, ताप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं हम? कहना सर थर्मामीटर कहते हैं, है ना। वोल्ट मीटर क्या कहता है? कहना सर वोल्ट मीटर क्या नापता है? जल्दी से बताओ, है ना। बैरोमीटर क्या काम करता है? ये आप लोग बताएंगे, है ना। आमीटर क्या काम करता है? कहना सर विद्युत धारा को मापने का काम करता है। किसका? विद्युत धारा को मापने का काम कौन करता है? आमीटर करता है। थर्मामीटर किसको नापता है? कहना सर ताप को मापने वाले यंत्र को थर्मामीटर कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के समावेश किस संशोधन पर आधारित है? कहना सर 73वां संविधान संशोधन। क्या? 73वां संविधान संशोधन पर आधारित है। इस बात को याद रखना। अगर मैं बात करूं संविधान की, किसकी बात करूं? संविधान की बात करूं तो संविधान में कुल कितने भाग हैं? कहना सर भागों की बात करें तो 22 भाग देखने को मिलते हैं। 395 अनुच्छेद या अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। अनुसूचियां कितनी हैं बेटा? अनुसूचियों की बात करें, अनुसूचियां कितनी है? कहना सर 12 अनुसूची हैं। बताओ पहली अनुसूची में किसके बारे में? कहना संघ के बारे में। दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में राज्यसभा की सीट है, पांचवें में एसटी, छठवें में पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन सी? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। साथ में शक्ति के विभाजन को भी 4 टाइप से, संघ सूची, संवर्ती सूची, है ना, संघ सूची, संवर्ती सूची और कौन सी? जल्दी से बताओ, है ना। ये 4 प्रकार की सूचियों में जाना गया। संघ सूची हो गया, है ना, ये संवर्ती सूची हो गया, अवशिष्ट हो गया। ये 4 सूचियों में आपको बताने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें अनुसूची नंबर, ये कौन सा था? अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन। 8 में बात करें, 8 में 22 भाषाओं के बारे में। 9 में भूमि सुधार, 10 में दल बदल और 11 में पंचायत के बारे में चर्चा करी गई। वहीं बात करें, आपको बता दें अनुसूची 12 में नगर परिषद के बारे में बताया गया। मैंने पूरी की पूरी अनुसूची आपके साथ साझा करने का काम किया। इस बात को भी याद रखिएगा। संविधान संशोधन से रिलेटेड मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा। संविधान संशोधन एक बड़ा टॉपिक है, इस पे एक पूरी वीडियो मिल जाएगी आपको, जाके उसको देखना। बेटा एक बात और याद रखो, जो भी बच्चे 15 मिनट शो वाली क्लास नहीं देख रहे हैं उनको जरूर देखें। एक मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, उसमें मैं 2-3 दिन में एक वीडियो अपलोड कर देता हूं जिसका नाम है 15 मिनट शो। 15 मिनट शो में क्या होगा, आपकी जो टफेस्ट चैप्टर हैं, टफेस्ट चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आती हैं और परेशान करती हैं, उनको मैं बढ़िया ट्रिकों के माध्यम से आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, है ना। चाहे अभी मैंने रिसेंट में 2 ही वीडियो अपलोड करी है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो जाके बेटा देख लें, उसको भी वॉच कर लें। ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं। 15 मिनट के शो में भी जुड़ना ना भूलें, ठीक है। 15 मिनट के शो में मज़ा आ जाएगा, ताबड़तोड़ तरीके से वो क्वेश्चन दिला देंगे जो एग्जाम में सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। आगे की ओर चले। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है लोकसभा में अधिवक्ता के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? पहले अगर बात करें, सबसे पहले बात करें सदन की, तो बेटा सदन की बात करें तो सदन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग बेटा? 3 भाग। कौन कौन से? कहना सर एक होता है लोकसभा, दूसरा क्या होता है? राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। कितना? राष्ट्रपति। कौन सा होता है? राष्ट्रपति, है ना। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को आर्टिकल नंबर कितने में रखा गया? जल्दी से बताओ। कहना आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा को रखा गया। आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद नंबर 81 में रखा गया। जबकि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को आर्टिकल नंबर 80 में रखा गया। किसमें? 80 में रखा गया। इसको 80 में और इसको 81 में रखा गया है। इसकी ये जानकारी मैंने साझा करी। अगर मैं बात करूं, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। क्या है? एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। और ये जो राज्यसभा है वो एक कैसा सदन है? कहना सर स्थायी सदन है। क्या है बेटा?
स्थाई सदन है। कौन सा सदन है बेटा? स्थाई सदन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें लोकसभा में जाने की जो समय सीमा होती है वो 25 साल, 25 साल मिनिमम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। कितनी? 25 साल होती है। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में लगभग कितनी, कहना सर 5 वर्ष और आगे यानी 30 वर्ष। कितना बेटा? 30 वर्ष। इस बात को याद रखना, ये युवाओं का सदन कहा जाता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं और बुजुर्गों का सदन कहते हैं, क्योंकि 30 वर्ष के बाद ही जाते हैं राज्यसभा में, तो इस बात को भी याद रखेंगे आप। आर्टिकल नंबर 81 में किसकी चर्चा करी गई है? लोकसभा की चर्चा करी है। आर्टिकल नंबर 80 में किसकी चर्चा करी गई है? कहना सर राज्यसभा की चर्चा करी, इसको अस्थायी सदन कहते हैं, है ना। इसकी आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। और इसमें कितनी वर्ष चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति का पूरा आर्टिकल एक पूरी वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा राष्ट्रपति पढ़ा दूंगा, और एग्जाम में जहां से राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उनका सुपड़ा साफ करने का मैं काम करूंगा, चिंता मत करिए। तो यहाँ पर बताया कि अधिकतम लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कहना सर 552। कितनी बेटा? 552 सदस्य होते हैं। कौन सा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर? 552। कितने सदस्य होते हैं? 552 होते हैं। अगर न्यूनतम की बात करें तो 545। कितनी बेटा? 545 सदस्य होते हैं। ये अधिकतम की बात करी गई, किसकी? अधिकतम की बात करी गई। और न्यूनतम की बात कितनी है? न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम 545 के बारे में बताया गया है। अगर मैं कहूँ कि बताओ इसमें बताइए अधिकतम सदस्यों की संख्या राज्यसभा में कितनी होती है? कहना सर जल्दी बताओ बेटा, जल्दी कहना सर 250। कितनी होती है? अधिकतम सदस्य जो होते हैं, अधिकतम जो सदस्य होते हैं बेटा कितने होते हैं? कहना सर 250 यानी। और न्यूनतम की बात करें तो 245। न्यूनतम की बात करें तो कितने? 245 सदस्य होते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। मैंने लोकसभा और राज्यसभा का पूरा एक चार्ट बना दिया जिससे आपको कहीं कोई समस्या देखने को नहीं मिले। सदन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राइट। अगर लोकसभा की बात करें तो आर्टिकल नंबर 81 में चर्चा करी गई, राज्यसभा की आर्टिकल नंबर 80 में चर्चा करी गई। इसको अस्थायी सदन कहते हैं और इसको स्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा में एज जो होती है वो 25 वर्ष की होती है और राज्यसभा में 30 वर्ष की होती है। अधिकतम इसमें सदस्यों की संख्या 552 होते हैं, जबकि इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या 545 होती है, इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या 245 देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। बढ़िया तरीके से आ गया होगा आशा करता हूं, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत बढ़िया चीज है। क्या संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दिवस की बात करें तो कहना सर संविधान दिवस की बात करेंगे तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। बता दो बेटा 26 जनवरी को क्या मनाया जाता? कहना सर गणतंत्र दिवस। क्या बेटा? गणतंत्र दिवस। क्या दिवस? कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस मनाया जाता। 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता? स्वतंत्रता दिवस। क्या? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। 2 अक्टूबर को अपने भैया बापूजी, क्या बापूजी यानी गांधी जी का क्या है? बर्थडे, गांधी जी का जन्मोत्सव, गांधी जी का जन्मदिन एक कह सकते हैं, है ना। इसके अलावा 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। मैंने सारी चीजें चर्चा कर दी, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बताओ, जल्दी से बताओ कि बताओ शहीद दिवस कब मनाया जाता? क्या पूछूं मैं कि बताओ शहीद दिवस कब मनाया जाता? शहीद दिवस कब मनाया जाता? शहीद दिवस कब मनाया जाता? कहना सर 30 जनवरी को। कब मनाया जाता बेटा? 30 जनवरी को। कब मनाया जाता? एक सेकंड, कितनी जनवरी को मनाया जाता? 30 जनवरी को। कब मनाया जाता? 30 जनवरी को मनाया जाता। जबकि अगर बात करें कुष्ठ निवारण दिवस, कौन सा? कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता? कहना सर ये भी कौन सी जनवरी को? 30 जनवरी को भी 30 ही जनवरी को मनाया जाता है। इस बात को भी बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता? राष्ट्रीय मतदान दिवस, मतदान कौन सा? मतदान दिवस कब मनाया जाता? मतदान दिवस, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता? राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता? कहने से 25 जनवरी को। कब मनाया जाता? 25 जनवरी को। बेटा राइटिंग पे ना जाना, सीधा सीधा मैं बोल भी रहा हूँ मुंह से, तुरंत अपनी कॉपी पे छापते जाओ। क्या? तुरंत अपनी कॉपी पे छापते जाओ। क्यों है ना, थोड़ी सी स्पीड के साथ लिख रहा हूँ। मेरी वो आदत नहीं है कि आराम से राइटिंग बना बना कर लिख रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर राइटिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ कॉम्पिटिशन फाइट करना सिखा रहा हूँ। अगर मैं ही यहाँ पर धीमे लिखूंगा तो हो गई बात, हो गई, लग गई लंका, फिर तो लग गया एग्जाम और लग गया काम सारा सा। बस चीज़ को समझो। तो मेरी राइटिंग
राइटिंग पे फोकस ना करते हुए केवल केवल कॉन्सेप्ट पे और केवल केवल कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। मैं बोल भी रहा हूँ शहीद दिवस 30 जनवरी को, कोष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय मतदान दिवस यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बात को भी याद रखना। इतनी बुरी राइटिंग भी नहीं लिख रहे कि तुम्हें समझ में नहीं आए, और साथ में बोल भी रहे तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अगर मैं पूछूं कि बताओ, अगर मैं भारतीय प्रभाषी दिवस, ये तो बहुत फेमस है, क्या पूछूं, अगर भारतीय प्रभाषी दिवस, प्रभाषी प्रवासी भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, कहना सर 9 जनवरी को। कब बेटा, 9 जनवरी को मनाया जाता है ना। अधिकतर जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने सारी जनवरी के आपके सामने चीज़ें साझा कर दी। 26 जनवरी को भी बता दिया मैंने, है ना, तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। 26 जनवरी से 30 जनवरी शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये जो दिवस हैं वो आदि हुए रखे हुए हैं, तो मैंने इसके साथ ये चीज़ें आपके साथ साझा करी। सबसे छोटा कण कौन सा होता है ये समझ लो। सबसे छोटा कण, अगर मैं बात करूं सबसे पहले एक तत्व की, अगर मैं पूछूं कि बताओ तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, तत्व के सूक्ष्मतम, किसको, सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, कहना सर परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, परमाणु कहा जाता। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि बताओ यौगिक के सूक्ष्मतम कण को, किसकी बात करूं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, कहना सर अणु कहा जाता है। इस बात को तो सबसे पहले समझ लो। जब भी मैं इस क्वेश्चन को आपके पढ़ाने का काम करता हूँ तो मैं आपको बता दूं कि ये ज़्यादा चीज़ें मैं ज़रूर बताता हूँ। क्या ये चीज़ें ज़रूर बताता हूँ कि बता दो तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, कहना सर तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा जाता है, जबकि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ परमाणु की बात करूँ तो एक परमाणु को ले, परमाणु के अंदर की बात करें तो परमाणु की बात करें तो परमाणु की खोज किसके द्वारा, या अगर बात करें कि नाभिक की खोज किसने करी, किसकी खोज, नाभिक की खोज किसने करी, क्या ना एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रदरफोर्ड। क्या नाम है बेटा, रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक की खोज करी गई। इसके अलावा अगर बात करें प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा करी गई, कहना सर गोल्डस्टीन के, किसकी, प्रोटॉन की खोज किसने करी, कहना सर गोल्डस्टीन ने, आप कह सकते हैं गोल्डस्टीन के द्वारा करी गई। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, किसकी, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, कहना सर चैडविक ने। किसने बेटा, चैडविक ने। किसने, चैडविक जो चाचा हैं अपने, क्या, चाचा चैडविक के द्वारा करी गई थी। इस बात को भी याद रखेंगे, है ना। अगर मैं बात करूं कि बताओ इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई, किसकी खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई, कहना एक चाचा हैं, क्या, उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका नाम है तरबूजा मॉडल। क्या, तरबूजा मॉडल या वाटरमेलन थ्योरी, इन्हें किसकी कहती, कहना सर जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। इस बात को भी याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा करी गई थी, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा करी गई थी। जे थॉमसन वही व्यक्ति हैं जिसने आपको क्या मॉडल दिया था, तरबूजा मॉडल, या फिर आप कह सकते हैं वाटरमेलन थ्योरी दी थी। इस बात को भी विशेष रूप से याद रखेंगे। तो लेकिन वो पूछ रहा है कि बताओ सबसे छोटा कण कौन सा है, तो अगर बात करें परमाणु में सबसे छोटा कण जो होता है वो बेटा एक ही है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक कैसा होता है, धन आवेशित होता है ना। इन सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें, ये परमाणु में बता चुका, अणु में बता चुका, न्यूट्रॉन में बता चुका, न्यूक्लियन क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा बढ़िया तरीके से, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं बता ही रहा हूँ। और जिन बच्चों ने मेरी पुरानी वीडियो को देख रखा है उनको पता होगा कि सर ने ये भी बात बता दिया है कि न्यूक्लियस क्या कहलाता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। इस बात को भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो जे थॉमसन के द्वारा वाटरमेलन थ्योरी दी गई, वाटरमेलन थ्योरी को नकार दिया गया। उसके बाद कई मॉडल आए, जैसे बोरबेरी ने फिर अपना सिद्धांत दिया, बोरबेरी के उसी सिद्धांत को ही बढ़िया माना गया, है ना। फिर तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, है ना। इसके अलावा अच्छा ये और बता दो मुझे, एक चीज़ और बता दो, क्या, एक चीज़ और बता दो कि बताओ किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि परमाणु का अविभाज्य कण है, किस व्यक्ति या किस वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया कि परमाणु का अविभाज्य कण है। इसको मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या,
नहीं पता है? मैं पता है कि कौन दे ही नहीं जवाब, डाल्टन के द्वारा। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, जबकि बाद में इस चीज को नकार दिया गया, क्योंकि बाद में इसको क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और कई भागों में तोड़ दिया गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो डाल्टन चाचा कह रहे थे वो झूठ कह रहे थे, जबकि डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत के आधार पर वो कहता था कि सर देखो याद रखो जो है वो क्या है, परमाणु एक अविभाज्य कण है। क्या है? परमाणु एक अविभाज्य कण है, और फिर बाद में जाकर विभाजित कर दिया गया, है ना। तो फिर डाल्टन की थ्योरी को नकार दिया गया, हटा दिया गया। अब क्लोरोफिल क्या होता है, सबसे पहली बात समझ लो। क्लोरोफिल का मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है बेटा कि देखो सीधा सा फंडा है कुल मिला के कि क्लोरोफिल जो होता है, जहां जहां क्लोरोफिल होगा वहां पर ग्रीन रंग होगा। क्या? जहां जहां क्लोरोफिल होगा वहां वहां कैसा रंग होगा, ग्रीन रंग देखने को मिलेगा। तो क्लोरोफिल कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। इस बात को याद रखिएगा। क्लोरोफिल अधिकतर क्या पेड़ पौधों में, किसमें, पेड़ पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। इसका कैसा रंग होता है, कहना सर हरा रंग होता है। कैसा होता है? हरा रंग होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। क्या मैं आपसे पूछूं कि बताओ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या जड़ करते हैं? कहना सर नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल तना और पत्तियां ही करते हैं, जबकि जड़ें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आपने छोटा सा पौधा देखा होगा और पौधे को उखाड़ेंगे आप, तो उखाड़ने के बाद वो व्हाइट कलर की उसकी जड़ें देखने को मिलेंगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ पर क्लोरोफिल होगा वहीं पर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। और क्लोरोफिल होगा तो उसका रंग ग्रीन होगा, जबकि जड़ों का रंग कैसा है, व्हाइट कलर है। अर्थात ये सिद्ध होता है इससे कि भैया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है जो जड़ें नहीं करती हैं, पत्ती भी करती हैं और तना भी करता है। इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं पेड़ पौधों में जल का प्रवाह परिवहन किसके द्वारा होता है? जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है पेड़ पौधों में, और भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में कुल कितने गुर्दे होते हैं? गुर्दा मतलब समझ रहे हो कि तुम में गुर्दा है क्या? गुर्दा मतलब किडनी की बात हो रही है। किसकी बात बेटा? किडनी की बात हो रही है। कितनी किडनी है? कहना चाचा दो हैं। एक को बेचकर हमने अभी रिसेंट में आईफोन खरीदा था। क्या? एक को बेचकर हमने आईफोन खरीदा था। तो याद रखेंगे इस बात को भी कि भैया किडनियों की संख्या कितनी होती है? दो होती हैं। ये बहुत बड़ी बात तो है नहीं। किडनियों की बात करें तो किडनियां कैसी होती हैं? कहना सर इनका जो आकार होता है वो सेम के बीज के समान, किसके समान? सेम के बीज के समान होता है। किन के समान होता है? कहना सर सेम के बीज के समान इनका आकार देखने को मिलता है। इस बात को याद रखिएगा। इसमें से क्या होती हैं? दो नलिकाएं जुड़ी होती हैं, है ना। क्या होती हैं? दो नलिकाएं यहाँ से आ रही होती हैं, और यहाँ पर क्या बना होता है? आप कह सकते हैं यूरिन कलेक्टर बना रहता है, जहाँ पर क्या होता है पूरा यूरिन क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, और पेनिस के माध्यम से जो होता है वो रिलीज हो जाता है। इसका काम क्या होता है? पानी को छानना। क्या काम होता है? पानी को छानना। पानी को छानने का काम, एक तरीके से ये क्या है, हमारे शरीर की छन्नी है। क्या है? छन्नी है। ये किस सेल की बनी होती है ये बता दोगे आप, है ना। कौन सी सेल की बनी होती है ये आप लोग बताओगे। कौन सी सेल की बनी होती है ये आप लोग बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा था, बताओ पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? पर्यावरण दिवस की बात कर रहे हैं। किसकी दिवस? पर्यावरण दिवस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अगर पूछूं कि बताओ दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? क्या? विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस विश्व दुग्ध दिवस विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बता दो बेटा। तो कहना सर विश्व दुग्ध दिवस जो है, विश्व दुग्ध दिवस जो है कब मनाया जाता है? कहना सर 1 जून को मनाया जाता। कब मनाया जाता? 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? पर्यावरण दिवस क्या? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता? कहना सर ये मनाया जाता 5 जून को। कब मनाया जाता? 5 जून को मनाया जाता। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता? रक्तदान दिवस कौन सा? रक्तदान दिवस कब मनाया जाता? कहना सर रक्तदान दिवस जो है वो कितने को बेटा याद करो थोड़ा सा, मैंने बता रखा पुरानी कक्षाओं में। रक्तदान दिवस कब मनाया जाता? कहना सर वो मुझे याद है कि वो 14 तारीख को मनाया जाता। कौन सा? 14 जून को मनाया जाता रक्तदान दिवस। इसको भी आप याद रखेंगे। अगर बात करें विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता तो 5 जून को मनाया जाता। मैंने अभी बताया ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता? 20 जून को। शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता? 20 जून को
मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं जून का, और याद आ रहा है, एक सेकंड रुकना, जून की, हाँ बताओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। ये रहे आपके उन जून में जितने भी जो दिवस हैं उनको मैंने आपको पढ़ाने का काम किया और साझा, आशा करी कि आपको इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से अवगत करा सकूं और आपको बढ़िया तरीके से बता सकूं, ठीक है। तो ये जून के निपट रहे हैं धीमे धीमे। ये बेनिफिट यही है, अगर आप डेली क्लास लेंगे तो बढ़िया तरीके से दिवस का रिवीजन होता जाएगा, स्ट्रेटेजी की कंप्लीट हो जाएगी, संविधान यानी पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगी, सारे सब्जेक्ट आपके धीमे धीमे जाके क्या होते जाएंगे, कंप्लीट होते जाएंगे। लिटमस पेपर किससे, लिटमस पेपर की बात हो रही है, लिटमस पेपर किससे पहचानने के लिए प्रयोग करते हैं? तो भैया लिटमस पेपर अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए प्रयोग होते हैं। किसको? अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए। ये कौन ना जानत जग में, क्या कौन नहीं जानता इस जग में कि लिटमस पेपर का प्रयोग अम्ल और क्षार पर पता लगाने में किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ अम्ल और क्षार को पता लगाने के वाले प्राकृतिक सूचक कौन से हैं, तो कौन सा? पत्ता गोभी। कौन सा? पत्ता गोभी हो गया आपका, हल्दी हो गया, ये क्या है, प्राकृतिक सूचक के रूप में जाना जाता है। तो एग्जामिनर पूछ लेता है। अगर मैं बात करूं अम्ल, अम्ल कितना होता है, कहना सर 0 से लेके कितने के बीच में, 6.9 के बीच में क्या होगा, वो अम्लीय होगा, ठीक है। और अगर मैं क्षारीय की बात करूं तो कहना सर 7.1 से लेके कितना कितना, कहना सर 14 तक, कितना, 14 तक ये क्या होंगे, क्षारीय होंगे। कौन सी प्रवृत्ति का रखेगा, ये क्षारीय प्रवृत्ति हो। ये कौन से में रहेगा, अम्लीय प्रवृत्ति का रहेगा, इस बात को याद रखना है। क्षारीय को बैच कैसे निकालते हैं, पीएच मान निकालते हैं, पीएच मान के द्वारा पता करते हैं। इसकी सारणी 0 से कितने की होती है, 14 की होती है। यहाँ पर बीच में क्या होता है, 7, 7 क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन, उदासीन होता है, इस बात को याद रखेंगे। जल का पीएच मान कितना, जल कितना होता है, जल का पीएच मान, वर्षा के जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। वर्षा के जल को सबसे शुद्धतम जल कहा जाता है। शुद्ध जल कौन सा होता है, कहना सर वर्षा का जल। शुद्ध जल कौन सा होता है, वर्षा का जल, इस बात को भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें, कौन से अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, मुझे लगता है कि स्लाइड क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। क्या हो गई है, स्लाइड कंप्लीट हो गई है। और आशा करते हैं कि चीज़ें आपको जानदार शानदार लगी होंगी, मज़ेदार लगी होंगी। आज की क्लास में मैंने प्रयास किया कि सारी चीज़ों को आपको कवर करा सकूं, आपको सारी चीज़ों को पढ़ा सकूं, आपको बता सकूं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या लेवल रखना है ना। और बढ़िया लग रही होंगी, जानदार शानदार लगी चीज़ें। तो बेटा एक ही काम करना है, वो काम क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। क्योंकि मैं बताता हूँ गुरुकुल उन्नति वो कंटेंट देता है जिससे आपको मिलेगी सफलता। सफलता यानी सफलता की गारंटी, इस बात को भी याद रखेंगे। आपकी सफलता हमारी पहचान, यही है गुरुकुल उन्नति के साथ। चलते हैं, जानदार शानदार रहिए, बढ़िया रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जीवन में कामयाबी को छूते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।